गवर्नमेंट ने कोई नया रूल बनाया है या कोई नया लॉ लाए हैं, तो हम जैसे सिटीजन्स क्या उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, या हम मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ लिख सकते हैं? हमें कोई रूल नहीं पसंद आया तो क्या हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि हम उस लॉ को माने या नहीं माने? तो चलिए इन सब फ्रीडम्स के बारे में आज हम बात करेंगे, जो हमें बताएगा आर्टिकल 19। सो हेलो आईएएस एस्पिरेंट्स, आज हमारा जो लेक्चर का टॉपिक है वो है आर्टिकल 19। पर उससे पहले मैं आर्टिकल 21 के बारे में आपको एक ब्रीफिंग देना चाहती हूँ। आर्टिकल 21 एक फुल फ्लेश एक लेक्चर होगा, पर आर्टिकल 19 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आर्टिकल 21 के बारे में जानते हैं। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 के बारे में मैंने इसलिए बात करी है क्योंकि आर्टिकल 21 और 19 एक जैसे ही बात करते हैं। हमारे पॉलिटी में यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडामेंटल आर्टिकल बहुत सारे एक्टिविटीज से जुड़ सकता है, या बहुत सारे जो हमारे एक्टिविटीज हैं वो बहुत सारे फंडामेंटल राइट से जुड़ सकती हैं। कैसे और कहां पर वो हम बात करेंगे। अब जैसे हम आर्टिकल 21 की हम बात कर रहे हैं। आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, यानी जीने का राइट। अब आप बोलेंगे कि जीने के लिए राइट की क्या जरूरत है, जी तो हम सब रहे हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशन की नजर में यानी कि कोर्ट जुडिशरी किस रूप में देखता है लाइफ को। लाइफ के अलग अलग मीनिंग से सबके लिए। पढ़ने वाले के लिए हो सकता है कि उनको जॉब लेना उनकी लाइफ है, कि अगर मुझे जॉब मिल गई तो मेरी लाइफ सेट है। जिसको खाना नहीं मिलता है उसको लगता है अगर मुझे 3 टाइम का खाना मिल जाए तो मेरी लाइफ है सेट। अगर किसी को जॉब नहीं मिल रही है तो उसको जॉब मिल जाए। कोई किसी को लगता है करप्शन फ्री हो जाए हमारा इंडिया तो वो एक अच्छी लाइफ है। पॉल्यूशन फ्री हो जाए वो अच्छी लाइफ है। सो लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स जो हैं हमें हमारे लिए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे मीनिंग्स इसके लिए दिए हैं। वो क्या दिए जो हम ये टॉपिक करेंगे हम उसमें बात करेंगे। पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही लिबरल, मोस्ट लिबरल जो हमारा आर्टिकल है वो है आर्टिकल 21। लिबरल इन द केस कि राइटिंग तो कुछ और है, कॉन्स्टिट्यूशन में राइटिंग कुछ और दी, कॉन्स्टिट्यूशन में राइटिंग है राइट टू लाइफ, पर इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं। सब जैसे मैं आपको बताया सबके लिए मीनिंग्स अलग अलग हैं। सो द मोस्ट लिबरल आर्टिकल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज आर्टिकल 21, यानी कि राइटिंग्स इज डिफरेंट एंड द मीनिंग्स आर डिफरेंट. So Supreme Court have given many meanings to the meaning of life. So in the same case, see, first is Article 21. Second most liberal article of our Indian Constitution is Article 19. Article 19 is about right to freedom of speech and expression, जिसके बारे में हमारा टॉपिक आज का टॉपिक है हमारा, हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट मोस्ट लिबरल इज आर्टिकल 21 एंड सेकंड मोस्ट लिबरल आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज आर्टिकल 19, दैट इज द राइटिंग इज डिफरेंट एंड द मीनिंग इज डिफरेंट, यानी कि बहुत सारे मीनिंग्स दिए हैं। जैसे मैंने लाइफ के बारे में आपको बताया, ऐसी आर्टिकल जो है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सबके लिए एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है। बहुत से लोग गुस्से में एक्सप्रेस करते हैं, बहुत से लोग साइलेंटली एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेशन एंड स्पीच में भी कैसे, बहुत से लोग जो है वायलेंट स्पीच देते हैं, बहुत से लोग जो है बहुत ही आराम से उनका टोन होता है स्पीच देने का। ठीक है, सो मीनिंग ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर डिफरेंट। कोई लिखकर बोलता है, कोई बोलकर बोलता है। ठीक है, सो दिस जुडिशरी यानी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हैव गिवन डिफरेंट मीनिंग्स टू राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब हम इसके बारे में ही पूरा हमारा टॉपिक है, इसलिए आर्टिकल 21 को मैंने इसलिए लिया कि बिकॉज आर्टिकल 21 एंड 19 आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जैसे सपोज एग्जाम्पल, अब जैसे राइट टू प्रोटेस्ट है, हम पूरा पढ़ेंगे डिटेल में, पर एग्जाम्पल से जैसे राइट टू प्रोटेस्ट है। अब प्रोटेस्ट क्या है? एक तरह का एक्सप्रेशन ही है। आपको कुछ चीज नहीं पसंद आ रही है गवर्नमेंट की, जैसे फार्म बिल आया था तो कितने सारे हमारे जो फार्मर्स थे उन्होंने दिल्ली में जाके प्रोटेस्ट किया था। साइलेंट प्रोटेस्ट था, कोई वायलेंट नहीं था। ठीक है, कोई उनमें कोई गन्स यूज नहीं हुई, सिर्फ एक
उन्होंने इकट्ठा होकर अपना जो एक्सप्रेशन था, अपनी जो बात थी गवर्नमेंट तक पहुंचाई। सो इट्स अ राइट टू प्रोटेस्ट। ये क्या है, तो इसमें आर्टिकल कौन से कवर हो रहा है? एक तो आर्टिकल 19 कवर हो रहा है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सेकंड क्या हो रहा है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। ठीक है, बिकॉज राइट टू लाइफ कैसे है? राइट टू लाइफ ऐसे है बिकॉज फार्म बिल आने से उनको लगता है कि हमारी लाइवलीहुड, जो हमारा कमाई का जरिया है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। और अगर आप किसी कमाई छीन लेंगे, किसी का रहने का या कमाने का जरिया ही छीन लेंगे, तो उसकी लाइफ का क्या मतलब है? इसका मतलब क्या हुआ, आपने उसकी लाइफ ही छीन ली। जो वो कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? और जो खाएगा नहीं तो वो जिएगा क्या? सो यू आर टेकिंग द लाइफ ऑफ दैट पर्सन. So you are violating two articles over here. One is Article 19. If you don't let them protest. अगर वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अब पुलिस जाके उनको फायरिंग कर देती है या उन्हें भगा देती है, so you are violating two rights. First is right to Article 19, right to freedom of speech and expression. यानी आप उनका बोलने का, उनको एक्सप्रेस करने का उनका जरिया छीन रहे हैं, उनको भगा के वहां से। ठीक है, अब दूसरा क्या है, राइट टू लाइफ। यानी कि अगर आप उनका जरिया ही छीन लेंगे कमाने का, लाइवलीहुड, वोकेशन, ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे, इफ यू आर स्नैचिंग देयर लाइवलीहुड, सो यू आर डिस्ट्रॉइंग देयर लाइफ, बिकॉज देयर लाइफ इज डिपेंडेंट अपॉन द लाइवलीहुड। उनकी जो लाइफ है वो लाइवलीहुड यानी कि उनकी कमाई पे ही तो डिपेंडेंट है, और वही छीन लेंगे तो उनकी लाइफ क्या बची? कुछ भी नहीं। तो इसलिए मैंने आपसे बोला था कि एक जो एक्टिविटी है वो दो आर्टिकल्स के ऊपर भी बेस्ड हो सकती है, या फिर दो आर्टिकल्स को एक एक्टिविटी से हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है या हमारा पॉलिटी हमें ये बताता है। ऐसा नहीं है कि राइट टू प्रोटेस्ट हमने आर्टिकल 19 में पढ़ा था तो इसमें आर्टिकल 19 ही कवर होगा, पर आर्टिकल 21 भी कवर हो रहा है इसमें। तो सो वन एक्टिविटी कैन लीड टू टू आर्टिकल्स और टू आर्टिकल्स कैन लीड टू वन एक्टिविटी। ठीक है, उससे रिलेटेड हो सकते हैं। सो ये बात तो आ गई आपको समझ में कि कैसे आर्टिकल 21 जो एक लिबरल है, ठीक है, क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकता है, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता, पर प्री में आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द मोस्ट लिबरल आर्टिकल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ऑप्शन अगर आर्टिकल 21 आर्टिकल 19 है, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द आर्टिकल 21 एंड सेकंड इज द आर्टिकल 19। अगर दोनों ही ऑप्शंस में है तो यू विल टिक द आर्टिकल 21, और अगर आर्टिकल 19 है तो आर्टिकल 19। ठीक है, सो द मोस्ट लिबरल आर दीज टू, फर्स्ट इज आर्टिकल 21 एंड देन इज आर्टिकल 19। अब हम आर्टिकल 19 से स्टार्ट करते हैं बिकॉज आवर लेक्चर इज बेस्ड अपॉन द आर्टिकल 19। सो आर्टिकल 19 में कवर होते हैं 6 फ्रीडम। हमारे 6 फ्रीडम जो राइट्स हैं वो आर्टिकल 19 में कवर होते हैं। So first 3 freedom rights I will cover in this and last 3 I will cover in the second part of article 19. So हम इस वीडियो में फर्स्ट 3 जो हमारे फ्रीडम से जो आर्टिकल 19 में आ रहे हैं हम उसको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आर्टिकल 19 में 6 जो फ्रीडम हमारे आते हैं वो ये आते हैं। पहला क्या है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। Second is Article 19, Clause 1, Subclause B, right to assemble in groups. Article 19, Subclause 1, Article 90, Clause 1, Subclause C, right to make it organized in groups. Then is Article 19, Clause 1, Subclause D, right to movement. Article 19, Clause 1, Subclause E, right to residence and settle. Then is Article 19, Clause 1, Subclause F, right to property. And then is Article 19, Clause 1, Subclause G, that is right to vocation, जो हमने बात करी थी अभी। ठीक है, इसमें से जो ये फर्स्ट 3 हैं हम इस पार्ट 1 में कवर करेंगे, यानी जो आज हम ये 3 कवर करेंगे। इसमें से मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो आर्टिकल 1 सबक्लॉज G है, ठीक है, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी, ये पहले फंडामेंटल राइट था हमारा जो आर्टिकल 19 में कवर हो रहा था, पर आफ्टर द 44th अमेंडमेंट एक्ट ये आर्टिकल जो राइट टू प्रॉपर्टी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट बन गया है। जब हमने फंडामेंटल राइट स्टार्ट किया था तो हमने बताया 3 टाइप के राइट्स थे हमारे। एक तो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन लीगल राइट्स थे,
तो हमारा जो ये राइट टू प्रॉपर्टी है पहले फंडामेंटल राइट था, बट आफ्टर द 44th अमेंडमेंट एक्ट ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन चुका है, ठीक है, अंडर द आर्टिकल 300A। सो राइट टू प्रॉपर्टी अब हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। तो इसके अब इसको हटाने के बाद, पहले ये था, अब इसको हटाने के बाद हमारे 6 राइट्स बचते हैं, दैट इज सब क्लॉज A B C D E and G, ठीक है। सो हम राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से स्टार्ट करेंगे। सो पहला जो हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A, वो क्या कहता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अभी जब मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या गवर्नमेंट के खिलाफ आप जा सकते हैं, उन्होंने कोई रूल लाया, कोई लॉ लाया। अभी आप लेटेस्ट न्यूज में देखेंगे कि यूजीसी एक्ट लाने के लिए गवर्नमेंट ने अपना जो है बिल पास करने के लिए बोला था, जनरल और SC ST OBC, यानी कि उन्होंने एक एक्ट लाया कि जनरल जो है, पहले से ही तो रिजर्वेशन सिस्टम है हमारे उसमें, चाहे वो नौकरी में हो चाहे वो एडमिशन के टाइम हो, यह सब हम बात कर चुके हैं, ठीक है। आर्टिकल 15 और अपने सब में 14 में जो हमने बात की थी, हमने सब बात करी थी, जो हमें इक्वालिटी के बारे में बताया था, हमने रिजर्वेशन की बात हमने उसमें करी थी। पर अभी जो मोदी गवर्नमेंट जो यूजीसी एक्ट लाई थी कि SC ST OBC अगर कुछ उन्हें हम कह देते हैं या कुछ भी कर देते हैं जनरल में तो ऐसा ऐसा होगा, ये बिल पास करने के लिए उन्होंने बोला था। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, ठीक है। क्यों लगा दी, जिससे कास्टिज्म के बेस्ड पर हमारी कंट्री डिवाइड ना हो, ठीक है। एक को हम नीचे एक को हम ऊपर नहीं रख सकते हैं। बट गवर्नमेंट ने क्या करा, एक एक्ट लाया, ठीक है। अब उससे क्या हुआ, प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हुआ, जैसा आप न्यूज में देखा होगा कि जितने भी यूथ हैं या कोई भी लोग हैं, उन्होंने इस बिल के खिलाफ, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के कोई लीडर हो या कोई जनरल हम जैसे सिटीजन्स हो, सबने प्रोटेस्ट किया, अपना आप को एक्सप्रेस किया। चाहे वो वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इज डिफरेंट बट दे आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ। इट मीन्स कि वो चाहे प्रोटेस्ट के रूप में एक्सप्रेस कर रहे हो, चाहे वो सोशल मीडिया पर जाकर एक्सप्रेस कर रहे हो, चाहे वो ट्विटर पे जाकर एक्सप्रेस कर रहे हो, चाहे कोई भी मोड अपना एक्सप्रेशन का ला रहे हो, बट दे आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ। तो ये जो राइट है उन्हें कौन दे रहा है, वो राइट देता है उन्हें आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर ये हमारा राइट ही नहीं होता तो गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी रूल ला सकती है, कोई भी लॉ ला सकती है, कोई क्या कर लेगा, यू हैव टू फॉलो। ये है तभी तो डेमोक्रेसी है, नहीं तो डिक्टेटरशिप नहीं आ जाएगी। जैसे हमारे उसमें साउथ कोरिया में है या नॉर्थ कोरिया में है, नॉर्थ कोरिया में है जैसे, वहां पर क्या डिक्टेटरशिप है, उन्होंने जो बोल दिया वो होना ही है। दे डोंट वैल्यू द इमोशंस एंड द एक्सप्रेशन ऑफ द सिटीजन्स। उन्होंने बोल दिया कल से ये चीज लागू होगी तो होगी, यू कांट एक्सप्रेस योरसेल्फ। तो वहां डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेसी नहीं है। कहने को वो डेमोक्रेटिक कंट्री में आ जाता है कि हाँ हम पूछते हैं, हम वोटिंग करवाते हैं, वो उनको क्या सिस्टम है वो हम बात कर चुके हैं पहले भी बहुत वीडियोस में, और जिन्हें नहीं पता है वो आप सर्च कर सकते हैं कि उनको डेमोक्रेटिक होते हुए भी डेमोक्रेटिक नहीं है। हमारे इंडिया डेमोक्रेटिक है, बट हम उनको ये राइट देते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच का, ठीक है। तो तभी तो हम एक एनिमल से अलग हैं, क्योंकि हम एक्सप्रेस करना जानते हैं। खाना वो भी खाते हैं, खाना हम भी खाते हैं, सोते वो भी सोते हम भी हैं, बट व्हाट मेक्स अस डिफरेंट इज कि वे ऑफ एक्सप्रेसिंग आवरसेल्फ। वो भी एक्सप्रेस करते हैं, अपने जोन में एक्सप्रेस करते हैं, बट हमें जो राइट दिया हुआ है उससे तो हमें डिफर करता है। अब राइट टू इंटरनेट है, अगर कल को इंडिया इंटरनेट बंद कर देती है ऑल ओवर कंट्री, सो इट्स अ वायलेशन ऑफ योर राइट। आप जाके बोल सकते हैं कि यू आर वायलेटिंग माय फंडामेंटल राइट, ठीक है। सो our country is democratic because we have given the article 19 clause 1 subclause A to our citizen of a country कि we can express, we can give speech, but to some extent आप गवर्नमेंट के खिलाफ लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पर उसका भी एक विद इन द लिमिट्स। आप जाके उनको अब्यूज करेंगे, कुछ लैंग्वेज यूज करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है।
बिकॉज इट इज क्रॉसिंग द लिमिट्स, वो एक बाउंड्री क्रॉस कर रहा है। आपको एक्सप्रेस करना आप करिए, कल को आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, आपने जाके अपने गन उठाई या बंदूक फायरिंग करने स्टार्ट कर दिया क्योंकि मुझे कंट्री मुझे राइट देता है, कंट्री राइट देता है बट विद इन द लिमिट्स। यू शुड नो योर एक्सटेंट लिमिट कि टू द लिमिट टू द बाउंड्री यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ। ठीक है, अब हम डिटेल में जाते हैं इसके। सो आर्टिकल 19 is the second most liberal article of a constitution. So it's the extent version of article 21, यानी कि राइट टू लाइफ का एक्सटेंट वर्जन है। लाइफ जब ही तो है जब आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। सो इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द आर्टिकल 21, जो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि इट्स द सेकंड मोस्ट लिबरल आर्टिकल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स एक्सटेंशन ऑफ द आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ। ठीक है, आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं अपने आप को। अब जैसे है कि एक्सप्रेशन भी किस रूप में होना चाहिए कि यू शुड हैव द करेक्ट इंफॉर्मेशन। अगर मैं किसी के पास जाकर बोल रही हूं कुछ भी कि ऐसे ऐसे हो गया है, हाफ नॉलेज से या हाफ इंफॉर्मेशन से जा रही हूं, सो इट कैन क्रिएट द क्योस इन द सोसाइटी। यू शुड हैव द राइट इंफॉर्मेशन ऑल्सो। सो आपको इंफॉर्मेशन सही मिले, ये भी आपका एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, आरटीआई ना, राइट टू इंफॉर्मेशन, आपको एक फंडामेंटल राइट है। आपको कुछ जानना है तो आप किसी से पूछ सकते हैं, गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं, गवर्नमेंट आपको बताएगी। अगर गवर्नमेंट मना कर रही है सो दे आर वायलेटिंग योर फंडामेंटल राइट दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन। सो राइट टू इंफॉर्मेशन भी किस में कवर हो रहा है? आर्टिकल 21 में भी, बिकॉज राइट टू लाइफ, एंड आर्टिकल 19 में भी। ठीक है, सो राइट टू इंटरनेट, राइट टू प्रोटेस्ट, सो ये दोनों आर्टिकल्स कवर हो रहे हैं। सो सुप्रीम कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दैट इज जुडिशरी हमारी क्या कहती है कि इस एक्सटेंट वर्जन ऑफ द आर्टिकल 21 यू हैव द राइट टू गेट द इंफॉर्मेशन। अगर आपको किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, आप डिपार्टमेंट में जाके टैक्सेस के बारे में जान सकते हैं, यू हैव द राइट। कोई पुलिस अगर आपको आती है, आपके घर आती है अचानक से, और अगर पता नहीं है, अगर आपने कोई क्राइम करा हुआ है तो अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया है, पुलिस आती है, यू हैव द राइट टू आस्क, राइट टू टेक द इंफॉर्मेशन कि व्हाई आर यू टेकिंग मी अवे without the correct information, or if they violate or if they don't provide information, this is the violation of your fundamental rights. So right to information is also fundamental right. Okay, so अगर ये जो हमारा आर्टिकल है ये क्या विद इन इंडिया, इंडियन लिमिट में ही हमें मिलता है कि आउटसाइड इंडिया भी हमें मिल सकता है? आउटसाइड, तो इसका आंसर क्या है? आउटसाइड इंडिया भी हम ये आर्टिकल एंजॉय करते हैं, पर ये भी एक बाउंड्री में आता है। सपोज यू वेंट टू चाइना, आप चाइना जाते हैं, आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं अपना, आपको जो एक्सप्रेस करना है, आपका जो आपको आर्टिकल 19 में फ्रीडम दे रहा है कि अपना स्पीच आप दे सकते हैं, आप वहां बैठे बैठे आप दे सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे फेमस यूट्यूबर है ध्रुव राठी, वो क्या है, आउट ऑफ इंडिया बैठे हुए हैं, पर अपने सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ पे क्या हो रहा है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, और वो ये राइट उन्हें क्या देता है? आर्टिकल 19 उन्हें ये राइट देता है। Being the Indian citizen, he is sitting in Germany and he is making the videos on YouTube and talking about the topics or about the happenings in India. तो क्या वो दे रहा है? वो कौन, वो आर्टिकल एंजॉय कर रहे हैं, अपना राइट एंजॉय कर रहे हैं, तो वो राइट उन्हें कौन दे रहा है? आर्टिकल 19। और आप अगर बाई चांस आप उस कंट्री में हैं, मैं चाइना गई, मैं इंडिया के बारे में क्या बोल रही हूँ, वो इंडिया और मेरी बात है, मुझे इंडिया ये राइट देता है, पर विद इन द लिमिट्स। मैं बार बार बोल रही हूँ विद इन द लिमिट्स। पर आप अगर मैं चाइना जा रही हूँ, मैं चाइनीज के बारे में गलत बोलती हूँ, चाइना गवर्नमेंट के बारे में गलत बोलती हूँ कि चाइना ऐसा है, चाइना वैसा है, चाइना में खड़े होके, तो वो मुझे बोलने का राइट देंगे नहीं देंगे, वो चाइना गवर्नमेंट के हाथ में है। इसमें इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। आप ये नहीं बोलेंगे कि मुझे मेरी इंडियन गवर्नमेंट मुझे राइट देती है कि मैं कुछ भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ या कुछ भी मैं बोल सकता हूँ, तो मैं चाइना में खड़े होकर चाइनीज के बारे में गलत बोलूंगा। इसमें इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। इट्स बिटवीन यू एंड द चाइनीज गवर्नमेंट। सो चाइनीज गवर्नमेंट इज गिविंग यू राइट और नॉट, इट्स बिटवीन यू एंड चाइनीज गवर्नमेंट। बट इट्स if you are speaking about the Indian government, it's between you and Indian government. आप कहीं भी जाके इंडियन गवर्नमेंट के बारे में बोल सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया ध्रुव राठी, फेमस यूट्यूबर का, आपने इतनी सारी उनकी वीडियोस देखी होंगी, वो कितना कुछ बोलते हैं इंडिया के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, कुछ भी होता है ही मेक्स द वीडियो।
because he is getting the, being the Indian citizen, he is getting the right, that is article 19 ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। वो जर्मनी में रहकर उस वहां की गवर्नमेंट के बारे में बोलेंगे तो उसमें इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी। इट इज बिटवीन हिम एंड द जर्मनी गवर्नमेंट, ठीक है। सो यू कैन एंजॉय दिस आर्टिकल 19 आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। अब ठीक है, अब बहुत से जो आर्टिकल्स होते हैं, सपोज अब हमारा रिपब्लिक डे अभी गया है, सो फ्लैग होस्टिंग आप कर सकते हैं। पहले क्या था, प्रीमाइसेस कवर होती थी कि आप इस प्रीमाइसेस में ही फ्लैग होस्टिंग कर सकते हैं। एक बहुत फेमस केस था नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004 में। उन्होंने फ्लैग होस्टिंग करी अपनी प्रीमाइसेस में, और वहां जो लोगों ने बोला या गवर्नमेंट ने बोला कि आप इस एरिया में फ्लैग होस्टिंग नहीं कर सकते हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट नहीं देता है। अगर आपको फ्लैग होस्टिंग करनी है, दिस शुड बी दी कैलकुलेशन। उन्होंने बताया कि यहाँ आप कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट के आगे ये केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि होस्टिंग द फ्लैग इज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर पेट्रियोटिज्म टुवर्ड्स द कंट्री। अब नेशनलिज्म, अब अगर मुझे फ्लैग होस्ट करना है, मैं जाके अपने टेरेस पे जाके होस्ट कर सकती हूँ। दिस इज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग माय पेट्रियोटिज्म टुवर्ड्स माय कंट्री। रिपब्लिक डे पर मैं कर सकती हूँ। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मुझे एक इतना बड़ा ही, इतना उसका लेंथ, इतनी ब्रेथ होनी चाहिए एक रूम प्रीमाइसेस की, तभी मैं फ्लैग होस्टिंग करूंगी। हाँ, आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपने होस्टिंग करी, वो शाम तक ऐसे ही है या वो नीचे गिर गया है। You can't disrespect your national flag, but you can host the national flag with the respectful manner, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला इस केस में, दैट इज नवीन जिंदल वाले केस में। क्या बोला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, कि सुप्रीम कोर्ट से कि यू कैन होस्ट द फ्लैग, यू कैन शो योर पेट्रियोटिज्म टुवर्ड्स द कंट्री। सो ये भी क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप एक तरह का एक्सप्रेस तो कर पा रहे हैं। एक्सप्रेशन हमेशा वर्बल या राइटिंग में थोड़ी होता है, एक्सप्रेशन तो ये भी है, इट्स अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला। सो सम ऑफ द राइट्स, यानी सम ऑफ द थिंग्स आर डिराइव्ड आर्टिकल्स। यहां पे एक वर्ड आ रहा है, दैट इज डिराइव्ड फंडामेंटल राइट, यानी कि इसके बारे में डायरेक्ट मीनिंग इज नॉट गिवन। हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन लिखी जाए वो जरूरी नहीं है, ठीक है। सो डिराइव्ड फंडामेंटल राइट क्या होता है, इस केस के बाद ये चीज आई। नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004 में जो केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट्स अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट इन ए रिस्पेक्टफुल मैनर, रिस्पेक्ट के साथ। सो इट्स अ डिराइव्ड फंडामेंटल राइट। अगर आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, क्रिकेट टीम हमारी जाती है खेलने के लिए, हॉकी टीम जाती है, ठीक है। अभी इंडियन वुमेन ने वर्ल्ड कप जीता है। सो ये क्या है, किसके लिए जीता है, अपनी कंट्री के लिए जीता है। इट्स अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ टुवर्ड्स योर कंट्री। अब आप बोलेंगे कि पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया ही नहीं हुआ है, फ्लैग होस्टिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई नहीं हुई है, तो आप फ्लैग भी होस्ट नहीं कर सकते हैं, आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ऐसा नहीं है। सम ऑफ द राइट्स विच आर नॉट गिवन डायरेक्टली इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर नोन एज डिराइव्ड फंडामेंटल राइट्स, यानी कि कुछ राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली नहीं दिए गए हैं, उनको हम डिराइव्ड फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। यानी कि उसका मीनिंग हम निकाल लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो कौन निकालता है, सुप्रीम कोर्ट। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से निकाल के बैठ जाएंगे कि इसमें दिया हुआ है इसका मतलब ये है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट डिराइव्ड द मीनिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट इज नोन एज द डिराइव्ड फंडामेंटल राइट। यानी डायरेक्ट मीनिंग उनका नहीं दिया होता, बट वो दिया होता है किस तरीके के, इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया होता है। अब पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स है,
मुझे क्रिकेट में पार्टिसिपेट करना है, अगर मुझे बोलते नहीं तुम नहीं कर सकते, सो दे आर वायलेटिंग माई फंडामेंटल राइट, वो मेरे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं। बिकॉज अगर मैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, इट्स द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ टूवर्ड्स माई कंट्री। मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाह रही हूँ, उन अपने कंट्री को लोगों के सामने दिखाना चाह रही हूँ कि मैं कितना अपने कंट्री से, कि मुझे कितना प्यार है अपनी कंट्री से, थ्रू दी स्पोर्ट्स। ठीक है, सो पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स इज द डिराइव्ड फंडामेंटल राइट। ठीक है, सो कोई भी आपको मना नहीं कर सकता स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। फ्लैग होस्टिंग जो इस केस के बाद हुआ था, आप फ्लैग होस्ट कर सकते हैं, इट्स अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग। सो ये सब चीजें क्या है, कुछ मीनिंग तो डायरेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है, इसलिए इसको तो आपको समझ में आया। हम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर कर भी अपने जो व्यूज है, अपना एक्सप्रेशन हम कंट्री के थ्रू, अपना जो प्यार है या अपना जो अपनी जो भावनाएं हैं वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। अब जो आर्टिकल है हमारा, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए और क्या क्या कवर करता है, राइट टू प्रोटेस्ट, जैसे मैंने बात करी थी, आप अपने खिलाफ भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अब आर्टिकल 19 हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देती है, जिसमें राइट टू प्रोटेस्ट हमने कवर किया कि यानी हम अपने लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं और किसी के बिहाफ पे भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। जैसे मेल्स हैं, जेंट्स हैं, वो वुमेन्स के राइट्स के लिए भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट उन्हें ये नहीं बोलेगी कि ये आपका मुद्दा नहीं है, ये आपका कुछ नहीं है कि आप इसके वुमेन्स के लिए आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको फंडामेंटल राइट्स है कि आप अपने लिए भी और किसी के बिहाफ पर भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अब सेकंड क्या है कि गवर्नमेंट से आप व्यूज डिफर होते हैं। तो अब मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि गवर्नमेंट कुछ रूल्स या लॉज लाती है, उससे अगर आप डिफर करते हैं, आपको लगता है कि सही नहीं है, तो आप अपने जो व्यूज हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू एक्सप्रेशंस, किसी भी फॉर्म में, राइटिंग के फॉर्म में, वर्बल फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं स्पीच के थ्रू, बट इट शुड विद इन दी बाउंड्री। यानी कि अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे फार्म बिल में फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया था, तो उन्होंने अपनी बाउंड्री मेंटेन की थी कि उन्होंने आए सब काम छोड़ दिया, जस्ट उन्होंने उस फार्म बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, ना कि वो वायलेंट हुए, कुछ गन्स वगैरह लाए या कुछ भी ऐसा वायलेंट उन्होंने कुछ भाषण दिया कि जिससे क्योस हो जाए सोसाइटी में। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। पर आप गवर्नमेंट से डिफर हो रहे हैं किसी व्यूज पर, तो आप अपनी पार्टी यानी पॉलिटिकल एसोसिएशन या पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकते हैं। जैसे आप जो पार्टी है, आपको याद होगा बहुत पहले प्रोटेस्ट जब केजरीवाल ने किया था, तो उस टाइम कुछ भी नहीं थे, जस्ट वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, उस टाइम। उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी फॉर्म करी, जिसे हम आम आदमी पार्टी के बारे में जानते हैं, आप जिसे बोलते हैं। क्या था वो कि उन्होंने अपनी पार्टी जो है फॉर्म करी थी बाद में, क्योंकि उनके जो व्यूज थे गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग थे। सो जब आप गवर्नमेंट से अपने व्यू डिफर करेंगे तो आप मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी के थ्रू मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी के थ्रू अपनी पार्टी की जो पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकते हैं। अब तीसरा जो क्या फ्रीडम है आपको मिल जाता है कि राइट टू प्रेस, यानी कि जैसे सोशल मीडिया सबको पास एक्सेस है उस चीज का, यानी कि चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, आपने मोबाइल उठाया, अपना लैपटॉप उठाया, अपने व्यूज उसमें एक्सप्रेस कर दिए, बहुत इजीली एक्सेसिबल, सबके पास नेट है, राइट टू नेट सबके पास है, ठीक है। अब प्रेस जो है यानी कि राइट टू प्रेस, इसका एक्सेस सबके पास नहीं होता है, सिर्फ प्रिंट मीडिया का जो एक्सेसिबल है वो प्रेस के पास ही होता है। यानी कि जो न्यूज़पेपर में आपको अपने व्यूज देने हैं तो आप एक प्रोसेस होता है, ऐसा तो नहीं है कि आप न्यूज़पेपर उठाया, कुछ भी मन चाहा कुछ भी आपने उसमें छाप दिया, तो उसे एक प्रोसेस होता है। तो वो प्रोसेस, वो राइट किसके पास होता है, प्रेस के पास वो राइट होता है। यानी कि प्रेस के पास भी जो राइट है वो क्या राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यानी कि वो भी कुछ अपने जो अगर लिखना चाहे, अगर आप अपने व्यूज उस पे न्यूज़पेपर के थ्रू अपना डालना चाहें अपने न्यूज़पेपर में व्यूज, तो आप ये राइट टू प्रेस का जो ऑप्शन आप कर सकते हैं यूज, पर इट शुड बी विद इन दी बाउंड्री। अब
कोई भी है, प्रिंट मीडिया है, न्यूज़पेपर में, अगर चाहे वो मिलिट्री के लिए, डिफेंस, कुछ भी अगर उनके बारे में अगर कुछ भी प्रिंट करती है जिससे सिक्योरिटी लीक होने का खतरा रहता है अपनी कंट्री को, वो सपोज अपना कैमरा लिया, वो डिफेंस के यहाँ चले गए, उन्होंने बताया ये मिसाइल्स है हमारे पास, ये मैप है, हम आगे स्ट्रैटेजी ये है, तो वो क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो जाएगा वो, चाहे वो टीवी के थ्रू हो, चाहे वो न्यूज़पेपर में राइटिंग के थ्रू हो। तो ये क्या होता है कि अगर सिक्योरिटी, आपकी कंट्री के सिक्योरिटी की बात आती है, तो ये जो राइट टू प्रेस है वो गवर्नमेंट स्टॉप कर सकती है। ठीक है, आपके पास अगर राइट टू प्रेस है, आप ये नहीं बोलेंगे कि अब मेरा राइट टू प्रेस क्या है या मेरा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए मेरा वायलेट कर रहे हैं, क्योंकि अब मैं जो मन चाहा मैं वो लिख सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपना राइट दिया हुआ है, बट इट इज विद इन दी बाउंड्री, यानी कि एक लिमिट के थ्रू दिया हुआ है। ये आपका जो राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है, आर्बिट्रेरी, यानी कि अपने अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। अगर आप कहीं भी दूसरी कंट्री में अब्रॉड जाके अपनी कंट्री को डिफेम कर रहे हैं, अपनी कंट्री के बारे में गलत बोल रहे हैं, जिससे सोवरेनिटी आपकी कंट्री की डिस्ट्रॉय हो रही है, तो ये आर्टिकल आप क्या करें, मिसयूज कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वो आपका आर्टिकल जो है वो आपसे ले सकती है, वो आर्टिकल किसी भी फॉर्म में ले सकती है, चाहे वो आपको जेल भेज दे या कोई पनिशमेंट दे दे। आप राइट टू प्रेस है, तो आपको ऐसा कुछ लिखना है कि जिससे लोगों को मोटिवेशन मिले, ना कि ऐसा लिखना है कि सोसाइटी में कास्टिज्म पर अगर आपने लिख दिया कि ये ऐसा कास्ट, इस पर ऐसा करिए, ऐसा, आपकी वजह से क्या वो दंगे हो गए। अब आप बोलेंगे मेरा तो राइट है ये प्रेस पे, मैं अपना कुछ भी जो है, मुझे डेमोक्रेटिक कंट्री में हूँ, मेरा आर्टिकल मुझे ये 19 मुझे राइट देता है, मैं अपना कुछ भी स्पीच या कुछ भी अपना एक्सप्रेस किसी भी थ्रू कर सकता हूँ, बट ये नहीं है। इससे क्या हो रहा है, सोसाइटी क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर प्रोटेस्ट है, आपको राइट टू प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, पर उसमें क्या है, आप गन्स लेकर आ गए, आपने फायरिंग स्टार्ट कर दी, मारपीट स्टार्ट कर दी, वायलेंट आप हो गए। गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया पर नॉन वायलेंट था उनका, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, दांडी मार्च है, कितने सारे मूवमेंट गांधी जी ने करे, सत्याग्रह मूवमेंट था, कितने सारे मूवमेंट करे, पर विद इन दी लिमिट करे उन्होंने, बाउंड्री उन्होंने मेंटेन करी। ऐसा तो नहीं वो आए, उन्होंने ऐसा भाषण दिया कि जिससे दंगे हो गए, मार पिटाई हो गई। ठीक है, उस टाइम तो कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या था, अपने इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में फॉलो नहीं हो रहा था, फिर भी क्या हुआ, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, पर विद इन दी लिमिट, विद इन दी बाउंड्री उन्होंने किया। तो ऐसा आपको राइट टू प्रोटेस्ट आप कर सकते हैं, पर आपको ध्यान रखना है कि इट शुड नॉट बी वायलेंट इन नेचर। ठीक है, उस केस में क्या होता है, गवर्नमेंट आपका जो ये राइट वो ले सकती है। अगर उन्हें लगता है कि अगर कंट्री की सिक्योरिटी की बात है या सोसाइटी में ऐसा क्यों क्योस हो रहा है, कुछ दंगे हो रहे हैं आपके किसी प्रोटेस्ट की वजह से, किसी पार्टी की वजह से, आपके राइट टू प्रेस की वजह से, या आप अपना आर्टिकल किसी दूसरी कंट्री में जाके अपनी कंट्री को डिफेम कर रहे हैं उस वजह से, तो क्या है, कंट्री आपका ये आर्टिकल, ये आपका राइट ले सकती है। ठीक है, सो ये क्या है, आर्टिकल एब्सोल्यूट नहीं है नेचर में, तो ये आर्टिकल अपने अकॉर्डिंग अब मीनिंगफुल होता चला जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आर्टिकल 19 क्या है, लिबरल है नेचर में। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में ये लाइन मेंशन है, अपने अकॉर्डिंगली वो क्या है, चेंज होता रहता है। राइट टू इंटरनेट क्या है, जिस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं थी, पर जैसे जैसे अब इंटरनेट आया, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, उस हिसाब से क्या हुआ, ये राइट में आपका जो चेंजेस आने लगे। ठीक है, राइट टू इंटरनेट अब आपका फंडामेंटल राइट बन चुका है, बिकॉज ये किस कैटेगरी में आ रहा है, दो कैटेगरी में आ रहा है, एक तो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में, और सेकंड क्या आ रहा है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में कवर हो रहा है। ठीक है, उस टाइम नेट नहीं था, तो ये आर्टिकल 19 उन्होंने राइट टू इंटरनेट उन्होंने नहीं डाला कॉन्स्टिट्यूशन में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज नहीं डाली वो चीज होगी भी नहीं, इसलिए इसको लिबरल बोला गया है नेचर में। क्या हुआ, ठीक है, तो हम मीनिंग अगर निकालते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स है, इनडायरेक्ट है, ये डिराइव फंडामेंटल राइट है, ये उसकी मैंने बात करी थी आपको। ठीक है, फ्लैग होस्टिंग है, एक तरह का एक्सप्रेशन है, पेट्रियोटिक एक्सप्रेशन है अपना कंट्री के थ्रू, तो आप वो कर सकते हैं, क्या है, डिराइव फंडामेंटल राइट्स। तो जो आर्टिकल्स, जो राइट्स, सब कुछ मेंशन नहीं होगा, उसके मीनिंग अकॉर्डिंग निकलते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट उसकी मीनिंग चेंज करता रहेगा अकॉर्डिंगली। सो क्या है, इसलिए ये राइट हमारा लिबरल है नेचर में। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज बी
आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। अब हमारा इसमें सेकंड जो फ्रीडम है हमारा आर्टिकल 19 में, वो क्या है? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, राइट टू असेंबल पीसफुली। यानी कि आप असेंबल हो सकते हैं, ठीक है। आपने को कोई धरना जो दिया था फार्मर्स ने, वो क्या था? असेंबल हो रहे थे वो, एक से ज्यादा लोग, दो से ज्यादा, चार से ज्यादा, यानी कि बहुत ग्रुप ऑफ पीपल आर असेंबलिंग एट वन प्लेस बट पीसफुली, ठीक है। ये आपका राइट है, आपका फंडामेंटल राइट है। सो आर्टिकल 19 में सेकंड फ्रीडम क्या है आपका? फ्रीडम टू राइट टू असेंबल पीसफुली। आपको असेंबल होना है बट इट शुड बी इन अ पीसफुल मैनर, यानी कि शांति से, नॉन वायलेंटली, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल और देती हूं आपको। जो धरना था, धरना हुआ था फार्मर्स का फार्म बिल के लिए, उन्होंने बोला फार्म बिल नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अब धरना जो उन्होंने वो किया था, प्रोटेस्ट किया था, एक धरना दिया था फार्म बिल के खिलाफ, तो इसमें कौन कौन से आर्टिकल कवर हो रहे हैं, यानी कि उनका कौन कौन सा आर्टिकल जो उन्हें ये राइट देता है, प्लस जो उन्होंने धरना अपना किया वो क्या क्या आर्टिकल की वजह से किया, यानी कि क्या क्या आर्टिकल छीने जा रहे थे जिस वजह से उन्हें धरना करना पड़ा, और धरना करने के लिए कौन सा आर्टिकल, यानी कौन सा जो हमारा फ्रीडम फंडामेंटल राइट है उन्हें ये आजादी देता है, यानी कि उन्हें ये परमिशन देता है। पहला तो क्या है? अब इसका आंसर क्या है? पहला है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, यानी कि धरना अगर वो कर रहे हैं, यानी कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक तो उनका क्या है? राइट टू लाइफ, जीने का उनका अधिकार है, सबका है। लाइफ की डेफिनेशन क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बताया कि लाइफ की डेफिनेशन अकॉर्डिंगली सबके लिए अलग अलग है, ठीक है। अब इसमें क्या है? वो धरना दे रहे हैं किस लिए? फार्म बिल के लिए, यानी कि जो फार्म बिल आया था, मीडिएटर जो था पैसे लेने वाला बीच को, उसको हटाने के लिए, क्योंकि उससे क्या हो रहा था, उनका जो उनको रकम मिलने वाली थी, उनको पैसा मिलने वाला था, उसके लिए वो कम था। वो पहले वहां भी पैसा देंगे, मीडिएटर उसको भी देंगे, तो मीडिएटर जो है पैसा लेने वाला, उसको तो डिस्ट्रीब्यूट वो कर रहा है ना अपना, जो उसने ये सबऑर्डिनेट्स रखे हुए हैं उसके लिए उसने पैसा बढ़ा दिया है, पर उनको तो उसी रेट में पड़ रहा था, उसके खिलाफ धरना हुआ था। उससे क्या हो रहा? उनका यानी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, राइट टू वोकेशन, राइट टू लाइवलीहुड, वो उनका जा रहा था, ठीक है। यानी कि उनको जो किसानों का क्या है, फार्मिंग उनका एक जरिया है कमाने का, वही छीन रहे थे। यानी उनको जो उनकी फसल है उसकी अगर रकम नहीं मिलेगी, जो वो उगा रहे हैं, चाहे वो चावल हो, गेहूं हो, अगर उसकी रकम नहीं मिलेगी, उसका पैसा नहीं मिलेगा, तो उसकी लाइवलीहुड यानी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी हैम्पर हो रहा है, यानी कि वायलेट हो रहा है, ठीक है। अब क्या है? आर्टिकल क्या है? 19 1 सब क्लॉज बी, यानी कि उनको ये राइट कौन दे? धरना करने का राइट क्या है? उनका धरना करने का राइट है, क्योंकि उन्हें आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी उन्हें ये राइट दे रहा है, राइट टू असेंबल पीसफुली। वो ये बात जानते हैं कि अगर हमने यहाँ गन्स लेकर आए, अपनी लाठियां लेकर आए, मार पिटाई करी, हमने ऐसा भाषण दिया कि जिससे लोगों को वायलेंट हो जाए, आपस में लड़ाई कर दे, सोसाइटी इंपैक्ट हो जाए, तो क्या होगा? उनसे ये सारे आर्टिकल ले लिए जाएं, गवर्नमेंट तभी के तभी तुरंत ये बंद कर सकती है। ये बात उन्हें पता थी, पुलिस इतनी खड़ी थी, तब भी चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाई। 1 महीना 2 महीना कितना लंबा प्रोटेस्ट चला, कितना लंबा धरना था, ठीक है, ठीक है, चला। क्योंकि उन्होंने क्या करा, ये वाला आर्टिकल उन्हें पता था कि वो असेंबल हो सकते हैं, बट उन्हें पीसफुली होना है, यानी कि पीसफुल मैनर में, यानी कि नॉन वायलेंटली उनको असेंबल होना है, अपनी बात रखनी है। धरना कब बंद करने की बात करी गई? जब 2 महीने हो गए, क्या हो, रास्ता चेंज हो रहा था। जो लोग एनसीआर एरिया में थे, जो जानते हैं, उनको पता था कि रास्ता कितना डाइवर्ट हो रहा है, पब्लिक को परेशानी हो रही है। जब
गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक को परेशानी हो रही है या पब्लिक को इस वजह से क्या हुआ, रास्ता बदल रहा है दिन रात का, हो सकता है कोई एग्जाम देने जा रहा हो, बच्चा एग्जाम नहीं दे सकता, किसी को इमरजेंसी में जाना हो इमरजेंसी में नहीं जा सकता। तो पब्लिक जब सेक पर आ जाती है तो क्या हुआ, गवर्नमेंट चाहे आपको राइट्स मिले या ना मिले तो ये आपका धरना या प्रोटेस्ट बंद करवा सकती है, चाहे वो आपको आर्टिकल मिला हुआ है, चाहे आप पीसफुल मैनर में आप कर भी रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि इस धरना में मैंने आपको बताया था कि एक फंडामेंटल राइट बहुत सारी एक्टिविटीज में कवर हो सकता है और एक एक्टिविटी में बहुत सारे आर्टिकल कवर हो सकते हैं। अब इसमें हम अगर हम पुराने इस पे जाएं तो आर्टिकल 21 के थ्रू उन्हें ये धरने की परमिशन मिल रही है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी के थ्रू मिल रही है क्योंकि उनका राइट टू वोकेशन छीना जा रहा है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज बी यानी राइट टू असेंबल, और एक और आर्टिकल क्या बचता है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। वो किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, धरने के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल्स कवर हो रहे हैं जस्ट किस लिए, एक एक्टिविटी के लिए। तो इसमें आपको समझ में आया कि एक एक्टिविटी के कितने सारे आर्टिकल्स कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको ये बात समझ में आई। अब हम आर्टिकल 1 सब क्लॉज बी की अगर हम बात करें कि धरना जब हुआ था, ठीक है, एक तरीका, अब इसमें धरने का मैंने एग्जांपल क्यों लिया है, क्योंकि ये हाल फिलहाल में हुआ है, यानी कि सब जानते हैं इसके बारे में, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया। तो ये असेंबल पीसफुली का मतलब है कि आप लोग अपने राइट के लिए, अपने किसी बात को रखने के लिए इकट्ठे हो सकते हैं। ठीक है, ये राइट आपको देता है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। आप अपनी मीटिंग रख सकते हैं, चालू इकट्ठे हो गए, जैसे सड़क पे आपने देखा हो चालू इकट्ठे होकर मीटिंग करते हैं, कर सकते हैं, पर अगर इनकन्वीनियंट हो रहा है पब्लिक को तो गवर्नमेंट वो स्टॉप करवा सकती है। आप बीच सड़क में जाके मीटिंग करने लग जाए, क्या होगा, ट्रैफिक जैम हो जाएगा, पुलिस आके आपको रोकेगी। अगर आप बोलेंगे नहीं मेरा तो राइट है 4 लोगों को इकट्ठा करके, मैं तो कुछ यहाँ गन्स भी लेके नहीं आया, मैं तो कोई वायलेंट भी नहीं कर, मैं कोई भाषण नहीं दे रहा, हम तो 4 लोग इकट्ठे होकर बीच सड़क में बात कर रहे हैं, अपनी मीटिंग कर रहे हैं और मुझे ये राइट देता है मेरा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। पर इससे क्या हो रहा है, ट्रैफिक जैम हो रहा है, पब्लिक को इनकन्वीनियंट हो रहे हैं, डाइवर्ट हो रहा है, जो लोग इमरजेंसी में जाना चाहते हैं वो लोग लेट हो रहे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे लेट हो रहे हैं। तो क्या है, गवर्नमेंट यानी पब्लिक आकर पुलिस आकर आपको रोक सकती है कि आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको बात करनी है आप साइड में होकर बात करिए। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि आपको अगर कोई राइट दिया हुआ है वो एक लिमिट के साथ आता है, आपको असेंबल होना, पीसफुली असेंबल हुए, पर अगर वो इनकन्वीनियंट फॉर्म कर रहा है पब्लिक के लिए यानी सिटीजन्स के लिए तो गवर्नमेंट उसको स्टॉप करवा सकती है, चाहे भले आपका ये आर्टिकल, आप पीसफुली, आपको ये आर्टिकल आपको ये राइट देता हो या नहीं देता हो। ठीक है, आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट राइट पे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी क्या कहता है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। एसोसिएशन किस फॉर्म में, जैसे पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, या जैसे एनजीओज, ट्रेड यूनियन, यूनियन आपने सुनेंगे यूनियन पार्टी बनी होती है हर जगह, कोऑपरेटिव सोसाइटी। पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी एडेड नहीं था एसोसिएशन के नाम पर, बट आफ्टर 97th अमेंडमेंट एक्ट, बट आफ्टर 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐड करा गया था एसोसिएशन में, कि एसोसिएशन में क्या क्या आ सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी होगी, एनजीओ, ट्रेड यूनियन, बट आफ्टर 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 कोऑपरेटिव सोसाइटी वाज एडेड इन द एसोसिएशन। यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे अमूल, ठीक है, ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी हो सकते हैं, नॉन पॉलिटिकल पार्टी भी हो सकते हैं, इकोनॉमिकल ग्रुप भी हो सकते हैं, एनजीओज हैं, ट्रेड यूनियन है। इस अमेंडमेंट एक्ट के बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी भी ऐड होने लगी थी, यानी कि
ये सब जो है ग्रुप्स हैं, इन सब ग्रुप्स को फॉर्म करने के लिए आपको राइट देता है क्या? राइट राइट देता है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। ये आपको राइट देता है कि आप कोई भी एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्या था, आपने आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर क्या था, आप 4-5 लोग या 4-5 लोग से ज्यादा इकट्ठे हो सकते हैं अपनी बात रखने के लिए, बट इन ए पीसफुल मैनर। अब आप क्या है, आप इकट्ठे हो गए, अब आप लोगों ने सोचा कि हम चलो कोई ग्रुप बना लेते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल ग्रुप हो, नॉन पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, एनजीओ हो, ट्रेड यूनियन हो, ठीक है, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो। ये सारे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, इसके थ्रू आप कोई भी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे ट्रेड यूनियन क्या होते हैं, यूनियंस बनते हैं, आपने सुना होगा कोई फैक्ट्री है होती है, ठीक है, अब आपने सुना होगा कि ऑटो ड्राइवर्स होते हैं, ट्रक के जो होते हैं, कि ऑटो वाले उस पे चले गए, ऑटो वाले की यूनियन हो गई। फैक्ट्रीज में आपने सुना होगा, मूवीज में सुना होगा कि यूनियन वालों ने हड़ताल कर दी या यूनियन वाले उस पे चले गए। तो यूनियन क्या है, राइट टू फॉर्म यूनियन इज द फंडामेंटल राइट, बट राइट टू स्ट्राइक इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। यानी कि आपने हड़ताल, स्ट्राइक का मतलब क्या है, हड़ताल, ठीक है। राइट टू स्ट्राइक आपका क्या है, लीगल राइट है, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। ट्रेड यूनियन, यूनियन बनाना आपका फंडामेंटल राइट है, आप बना सकते हैं। सेम इंटरेस्ट के जो लोग होते हैं, सपोज ऑटो ड्राइवर्स हैं, उन्होंने अपनी एक यूनियन बना ली, क्यों, सभी ऑटो चला रहे हैं, सबने एक यूनियन बनाई, उसका एक हेड बना दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, सबका एक ही इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट क्या है, ऑटो चलाना। ऑटो ड्राइवर से कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी फेयर जो ऊपर नीचे हो जाए, किराया जो होता है, या किसी को मार दिया, कुछ कर दिया, तो यूनियन वाले क्या होता है, आपने देखा यूनियन इकट्ठा हो गई, तो वो क्या होता है, एक सेम इंटरेस्ट वाले लोग एक पॉलिटिकल ग्रुप बना लेते हैं या नॉन पॉलिटिकल ग्रुप बना लेते हैं, जिसे हम यूनियन बोलते हैं। यूनियन का मतलब क्या है, यूनाइटेड, यानी कि इकट्ठे हो गए बहुत सारे लोग, एक सेम इंटरेस्ट के लोग, ठीक है। फैक्ट्री में भी होते हैं, जैसे लेबर ग्रुप इकट्ठा होकर एक यूनियन बना लेता है। बट अगर वो लोग यूनियन वाले हड़ताल करते हैं, जैसा आपने सुना होगा, स्ट्राइक पर जाते हैं, वो क्या है, आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, वो आपका क्या है, लीगल राइट है, ठीक है। स्ट्राइक करने के लिए आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी, आप ऐसे भी स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट आपको परमिशन देती है, ठीक है, आप स्ट्राइक करिए, बट इन ए पीसफुल मैनर। बट अगर सिचुएशन राइट नहीं है, अब आपने सुना होगा कोरोना के टाइम पर नर्सेस थे, डॉक्टर्स थे, उन्हें बोला हम स्ट्राइक पे जाएंगे, बिकॉज हमें भी तो दिक्कत है, हमें भी तो कोरोना होने का चांस होता है, बट वो लोग ड्यूटी पर थे, फ्रंट वाले थे वो सब ड्यूटी पर थे, चाहे वो स्वीपर्स हो, चाहे वो नर्सेज हो, चाहे वार्ड बॉयज हो, चाहे डॉक्टर्स हो, पुलिस हो, सब क्या थे, ड्यूटी पर थे। उस टाइम नर्सेज ने हड़ताल करी, आपने सुना होगा कि नर्सेज ने बोला कि हमारा ओवर टाइम हो रहा है, या हमारे पे बढ़ाइए, या कुछ भी करिए, हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं। पर उस टाइम सिचुएशन क्या थी, बहुत खराब थी, डॉक्टर्स की जरूरत थी, नर्सेज की जरूरत थी, क्यों, क्या था, मेडिकल इमरजेंसी थी कंट्री में। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी कि आप स्ट्राइक पे नहीं जाएंगे। तो सिचुएशन बेस्ड स्ट्राइक हो सकती है, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि सिचुएशन नहीं है हड़ताल पे जाने की, स्ट्राइक पे जाने की, तो गवर्नमेंट आपको मना भी कर सकती है। बट एक स्ट्राइक करना अपने आप को क्या है, एक प्रोटेस्ट करने का तरीका है। एक तो प्रोटेस्ट होगा धरना देना, जैसे फार्मर्स ने दिया था, हम ये नहीं मानेंगे, या आप जंतर मंतर, दिल्ली में फेमस है, जिसको किसी को धरना करना हो, प्रोटेस्ट करना हो, सब जंतर मंतर पे जाके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, एक तरीका अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका है। तो स्ट्राइक क्या है, सब काम बंद कर दिए, कुछ काम नहीं होगा। सपोज ऑटो ड्राइवर्स है, ऑटो वाले हैं, उन्हें यूनियन है, उन्होंने बोला हम कल से ऑटो नहीं चलाएंगे। अब इससे क्या होगा, एक दिन नहीं चलाया, 2 दिन नहीं चलाया, तीसरे दिन सबको दिक्कत होती है। आपने सुना होगा कि लोग आ नहीं पा रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं, बिकॉज क्या है कि ऑटो वाले ने हड़ताल कर दी है। क्या वो कन्वीनियंट नहीं हो पाता है, जो पब्लिक है, आम पब्लिक परेशान होती है। जब आम पब्लिक परेशान होती है तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ता है। दो चीज हो सकती है, या तो वो उनकी बात मानेंगे, या वो स्ट्राइक बंद करवा देंगे, दो ही तो चीज होंगी।
तो दोनों में से क्या होता है, अपने आप को एक्सप्रेस करना एक तरीका है ये। बट राइट टू स्ट्राइक क्या आपका लीगल राइट है, आप स्ट्राइक कर सकते हैं, बट आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट आपको परमिशन दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है। ठीक है, अब स्ट्राइक से ऊपर एक और चीज आती है जिसे हम बोलते हैं बंद। अब आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में, मुंबई में शिवसेना की सरकार थी, जब बाल ठाकरे जी एक्सपायर हुए थे, तो उन्होंने क्या, शिवसेना वालों ने क्या हुआ, पूरा मुंबई बंद कर दिया कि पूरा मुंबई बंद है। ठीक है, तो क्या हुआ, एक तरीका ये क्या होता है, फोर्सफुल एक्ट है। बंद करना आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। आप इसको ये नहीं कह सकते हैं कि ये मेरा राइट टू फॉर्म एसोसिएशन है, या राइट टू असेंबल है, या राइट टू मेरा फ्रीडम टू स्पीच या एक्सप्रेशन है, या मेरा राइट टू लाइफ है। इस तरीके का आप एग्जांपल लेके बंद नहीं करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बंद क्या है, एक फोर्सफुल इम्पैक्ट है। आपने क्या करा कि कल से बंद है सब कुछ, हॉस्पिटल बंद हो गए, किसी को इमरजेंसी है, फिर क्या होगा, स्कूल्स बंद हो गए, किसी का एग्जाम है, रेलवे बंद करवा दिया, किसी ने बस चलाना चाहिए तो उसकी बस जला दी या तोड़ दिया, किसी को अपने व्हीकल से जा रहा है तो उसके साथ मार पिटाई करी। तो ये क्या फोर्सफुल है। इस चीज की परमिशन ना तो आपको कोर्ट देगा, ना ही आपको कॉन्स्टिट्यूशन देगा। जिससे लोगों का या आम सिटीजन्स का नुकसान हो रहा है, उस चीज की परमिशन कोई नहीं देगा। तो क्या है, बंद क्या है, एक तरीके का फोर्सफुल एक्ट है। इसकी परमिशन नहीं देती है सुप्रीम कोर्ट, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन देता है। आपको एक्सप्रेस करना, आप एक्सप्रेस करिए, बट इट शुड बी इन पीसफुल मैनर, इट शुड नॉट इनकन्वीनियंट द पब्लिक। अगर लगता है गवर्नमेंट को तो वो आपका आर्टिकल या आपका राइट ले सकती है। और बंद तो किसी भी रूप में कोर्ट परमिशन ही नहीं देती है, बिकॉज ये फोर्सफुल है। कौन राजी हो जाएगा, ठीक है कल 2 दिन बंद है, आपको ना तो पानी मिलेगा, ना आप कहीं जा सकते हैं। जिसको इमरजेंसी हो कैसे जाएगा, ना एम्बुलेंस जा सकती है, किसी के घर में आग लगी ना फायर ब्रिगेड बस आ सकती है। क्यों? क्योंकि बंद है। इससे तो लोगों को नुकसान हो रहा है ना। सो दिस इज अ फोर्सफुल एक्ट। अब सेकेंडरी चीज क्या है, जो आर्मी है, डिफेंस है, उन्हें परमिशन नहीं देती है कि आप कोई भी पार्टी फॉर्म करें, यानी पार्टी इन द सेंस कोई भी एसोसिएशन फॉर्म करें। ये सिर्फ आम लोगों को यानी सिटीजन्स को ही राइट है। आर्मी वाले सिटीजन है, पर वो एक पर्टिकुलर एक उसमें एरिया में आ जाते हैं, डिफेंस एक अलग उसमें आ जाते हैं, तो वो एक कोई ग्रुप फॉर्म नहीं कर सकते, ना कि वो अपना यूनियन बना दे। आपने सुना आर्मी यूनियन, सुना है? अपनी उनकी विद इन द आर्मी उनकी एक वेलफेयर सोसाइटी हो सकती है कि आर्मी वेलफेयर हो गया उनका, विद इन दी उनका कैंपस, विद इन दी उनकी बेस में कुछ भी आप बना सकते हैं। पर आउट ऑफ दिस कल को आर्मी वाले उनका ग्रुप बना के बैठ जाए, हम तो लड़ाई में नहीं जाएंगे या हम बॉर्डर पे नहीं खड़े होंगे। ठीक है, तो आर्मी या डिफेंस के कोई भी उसमें, चाहे एयरफोर्स हो, पुलिस हो, उनकी अपनी विद इन दी उनकी बेस में, विद इन दी उनकी कैंपस आप वेलफेयर सोसाइटी बना सकते हैं। पर आउट ऑफ दिस यू कैन नॉट फॉर्म द एसोसिएशन। सो डिफेंस इज नॉट अलाउड। Defense is not allowed to form any type of association. So for defense, यानी armed forces या paramilitary forces are not allowed to form any type of association. So Article 33 जो है, Article 33 क्या कहता है? Article 33 कहता है कि जो भी राइट आपको आर्म्ड फोर्सेस को नहीं देने हैं, उसको आप डिनाई कर सकते हैं अंडर द आर्टिकल 33। ठीक है, अगर ये आर्टिकल 33 कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है कि जो भी राइट अगर आपको आर्म्ड फोर्सेस को नहीं देना है, आप अंडर आर्टिकल 33 उन्हें डिनाई कर सकते हैं। जैसे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी उनके लिए नहीं है, तो ये राइट है, उनको दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ने। ठीक है, अब उसमें आर्टिकल जो राइट है आपका आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, और आर्टिकल 20 जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, वो आर्म्ड फोर्सेस को मिलता है, जीने का अधिकार तो उनका भी है। अब आर्टिकल 20 क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, ऑफेंसेस के खिलाफ है। वो आर्टिकल उनको मिलता है, कंपल्सरी मिलता है। ये दोनों आर्टिकल नेशनल इंटरेस्ट के लिए आर्म्ड फोर्सेस को जरूरी ही मिलता है, बिकॉज ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट।
उसके अलावा जो आर्टिकल्स आपको आर्म फोर्सेस या पैरामेट्रिक फोर्सेस को नहीं देने हैं, आप उनको डिनाई कर सकते हैं, ये राइट आर्टिकल 33 देता है। ठीक है, अब आपको ये जो तीन हमने डिस्कस किए हैं, आर्टिकल 90 क्लॉज 1, क्लॉज ए, बी और सी, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब बाकी की जो तीन आर्टिकल्स हैं वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। सो थैंक यू।